कोई भी क्यूरियस स्टूडेंट अगर हुआ, ठीक है, तो आप लोग सर खुद से बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, आप खुद से अपने आप ही एनालिसिस करके उसको लिख सकते। देखो मेरे को एक बात, आप रिसर्च करने में अच्छे हो, ठीक है, बट यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट दैट रिसर्च टू अदर्स। क्या वो एक अच्छा रिसर्च एनालिस्ट होता है? याद है कल मानव ने क्या बोला था कि सर दोनों चीजें होना जरूरी है। आप मेरे को एक बात समझाइए, बिल्कुल सही है, मेरे को एक बात समझाइए, क्या एज एन रिसर्च एनालिस्ट, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आर्टिकुलेशन इज अ स्किल, वन ऑफ द स्किल जो आपको धीरे धीरे मास्टर करनी पड़ेगी? लिखना, चीजों को अपने मन से लिखना, समझ रहे हो आप? ये एक ऐसी चीज है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मास्टर करनी पड़ेगी। क्या इसके लिए कोई क्लास या कोचिंग या वर्कशॉप होता है क्या राइटिंग स्किल्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं। कैसे मास्टर कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? लिख के, लिख के मास्टर कर सकते हो, हाँ कि ना? देखो मेरे को एक बात बताओ, मैं बताऊं आपको एक बात क्या होता है। मैंने बोला हुआ है आपको सबस्टैक पे लिखने के लिए, किसी ने करा है स्टार्ट अभी तक? किसी एक ने भी करा है स्टार्ट, लिखना स्टार्ट किया? कोई एक भी लिख देता ना, यू हैव रिटन स्टार्टेड राइटिंग ऑन सबस्टैक, प्लीज शेयर इट इन आवर ग्रुप। ठीक है, अगर लिखा है तो भाई करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने आपको क्या नितिन मंगल सर की रिपोर्ट्स दी हैं क्या? फॉरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट कोई है जिसने एनालाइज करने की कोशिश करी कि कौन कौन से पैरामीटर्स को वो एनालाइज करते हैं? आप देखिए कितने सारे आईपीओ के ऊपर वो रिसर्च करते हैं। आईपीओ पे रिसर्च करने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। समझ रहे हो? भले ही वो 700-800 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप समझो आपको स्टार्ट टू एंड थोड़ा ना पढ़ना है। आपके पास भी वही डॉक्यूमेंट है, नितिन मंगल सर के पास भी वही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप यार कोई करने की कोशिश तो करो, मैं वही बोल रहा हूँ, करेज लेके आओ बॉस। क्या होगा, लोग बोल देंगे ना कि गलत करा है, कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट इट। और अगर आप इस चीज को अभी हल्के में ले रहे हो ना, समझना, आप इस चीज को अभी हल्के में ले रहे हो कि मैं तो सर आई डोंट वांट टू राइट इट। आप मेरे को एक बात बताओ बॉस, अगर आप महीने की 2 कंपनीज का एनालिसिस करके भी डालते हो, ठीक है, महीने की 2 कंपनीज का एनालिसिस करके भी डालते हो, और आपने अभी तक 6-7 आर्टिकल्स ही लिखे हैं, क्या आप इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ बोल सकते हो कि सर आई ऑल्सो राइट ब्लॉग्स रिलेटेड टू रिसर्च ऑफ द कंपनी? अरे वही तो चाहिए उसको नालायक, और क्या चाहिए? समझ रहे हो? उसको तेरे को सूट बूट में थोड़ा ना देखना है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई ये बहुत बड़ा असेट क्रिएट होगा, आपको हर वो काम करना है जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। आप, इतनी सी तो बात है यार, वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा? क्या समझ में आ रहा है? आपको हर वो काम करना है जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, तभी आप डिफ्रेंसिएशन फैक्टर क्रिएट कर पाओगे। तो प्लीज वो करो यार, सबस्टैक पे जाओ, लिखना शुरू करो। ठीक है, अब अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर आप बार बार पुश करो तभी मैं करूंगा, दैट इज नॉट गोना पॉसिबल। समझ रहे हो? मेरा काम एज अ मेंटोर आपको दिखाना है रास्ता, चलना आपको पड़ेगा। आप गिर जाओगे, मैं आके खड़ा कर दूंगा, वापस चलना शुरू कर दूंगा, करवा दूंगा, हल्का सा पुश कर दूंगा, ठीक है। क्या क्रेडिट रिपोर्ट बना सकते हैं? क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होगा ना, फिर वो डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी कि तू डिसीजन किस बेसिस पे ले रहा है। समझ रहा है? दैट इज अ वेरी स्पेशलाइज सेक्टर वेयर यू एनालाइज द डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि कंपनी की डेट, उसके अंदर क्रेडिट मॉडलिंग होती है, वो पूरी अलग है। समझ रहे हो? क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग होती है, याद है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इनटू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय रूट। समझ में आया आपको? एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। आई एम नॉट श्योर, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ओके, ठीक है। IFRS 9। अब देखो आप, जब रिसेशन लंबा चल जाता है ना, जब रिसेशन लंबा टन जाता है, ठीक है, सर आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, मैम पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप, अरे बताओ, अब हर्तिका जी को कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसको कॉन्फिडेंस होगा भाई? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। चलिए, चलिए मैम, एनीवेज हम बात करेंगे लिंक्डइन सेशन में, तब आई फील और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए, रिसेशन जब लंबा टन जाता है ना, ठीक है, रिसेशन जब लंबा टन जाता है तब वो डिफ्लेशनरी स्पाइरल में आ जाता है। डिफ्लेशनरी स्पाइरल के केस के अंदर क्या होता है पता है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो गिर ही रही है, उसके साथ चीज़ों के दाम भी कम हो रहे हैं।
प्लीज अंडरस्टैंड, इतना ही बेसिक डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, चीजों के दाम गिर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, चीजों के दाम गिर रहे हैं, लोग कंजम्पशन रोक रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा एंटिसिपेशन है कि और कम होगा दाम, उसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, ये है आपका डिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही फर्क है। ठीक है, देखो आप, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं। मेरे को एक बात समझाओ, क्या इस समय जो पाकिस्तान इकोनॉमी है, क्या वो स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन में है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ इज डाउन, राइट, बट द इन्फ्लेशन इज नॉट इन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। इन्फ्लेशन नीचे नहीं गिर रहा है, समझ रहे हो? चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा। क्या समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है बेटा। और अगर ज़्यादा इससे डेप्थ में जाना है ना, देर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ओवर देयर। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जो वाकई में बहुत पैशनेट है फिनेंस को लेके, एंड अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर मेरे को कोई कॉरपोरेट फिनेंस की बहुत अच्छी किताब बता दो, ठीक है, जो मुझे बहुत बेटर नॉलेज दे, ठीक है, तो देर इज दिस बुक कॉल्ड एज ब्रेली, एलन एंड मेयर्स। ठीक है, ब्रेली, एलन, मेयर्स, ये तीन राइटर है। एक दिखाई देता हूं, दिस इज द बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझ रहे हो आप? जैसे प्रसन्ना चंद्रा सर की बुक आती है इंडियन, आप इसका इंडियन वर्जन लेने जाओगे ना सेम बुक का, तो आपको लगेगा एज इट इज है, बट वो इंडिया वर्जन में वो प्रसन्ना चंद्रा सर की बुक आती है, एम खान सर की भी बुक भी आती है, अलग अलग राइटर्स हैं, बट आई प्रेफर दिस। मैंने दोनों तीनों पढ़ी है, ये पढ़िए आप, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। छोटी सी किताब है, मतलब छोटी सी है ना, इट्स अ गुड बुक, 700-800 रुपीज़ के। द गुड इज पूरा कलर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, एंड इट इज़ केस स्टडी ड्रिवन। आप ये किताब पढ़ोगे, आपको इतना नॉलेज मिलेगा ना, इतना नॉलेज मिलेगा, डिविडेंड डिसीजन, किन कंपनीज ने क्या गड़बड़ करी, डिविडेंड बांटने के कारण कंपनीज बर्बाद हो गई, डिविडेंड ना बांटने के कारण कंपनीज बर्बाद हो गई। ठीक है, और एक बात समझ लो, जब भी कभी आप प्रैक्टिकली ओरिएंटेड चीजें पढ़ते हो ना, तो हमेशा इंडियन केस स्टडी मत करा करो। समझ रहे हो आप? आर इंडिया इज नॉट द इंटायर ग्लोब। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट्स कहां पर होते हैं? यूएस में होते हैं। एक बार कवर दिखा दो, ये रहा सर, ऑल थ्री डिसीजन, अरे उससे भी ज्यादा डिसीजन कवर्ड है भाई। ये रहा ग्लोबल एडिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्रेली, एलन और मेयर, ये वाला इज वेरी गुड, गुड बुक, everyone should read it, everyone should have it, and as a teacher I feel that this is my investment। प्राइस यार, इसका प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी मैंने लिया था तब 700-800 रुपये का ही था। आई एम नॉट श्योर, इस पे एमआरपी लिखा नहीं, बिकॉज इट्स ए इम्पोर्टेड बुक। हम्म, इट इज़ प्रिंटेड इन लेबनन। इसका इंडिया प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं है, लेबनन में प्रिंटेड, 1000 रुपये का किताब है। ठीक है, अरे यार 1000 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते। कौन सा एडिशन है? ग्लोबल एडिशन है, एक ही एडिशन है इसका, 11E, 11E करके एक एडिशन है। ठीक है, हाँ वेरी गुड कादी विंदी, तू आया बिल्कुल सही निकाल के गाइस। अरे क्या बात है यार, तो क्या पुरानी चीजें याद दिला दी मेरे को तूने। ओ माय गॉड, वेरी गुड। चलो सुनना, टाटा मैग्रो हिल का ही हो गाइस, देयर इज दिस वेबसाइट जो मैं आपको बताना चाहता था इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, कादी विंदी ने बता दिया, हाँ मृणाल पटेल सर। ठीक है, mrinal.org। ठीक है, प्लीज इसको देखना, इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने जीवन में नहीं देखा। अगर आप बोलते हो या आपको ऐसा लगता है कि जो मैं समझाता हूँ वो बहुत सिंपल समझाता हूँ, तो उसके कोई सोर्स अगर हैं कि जिनसे मैं इंस्पायर हुआ कभी मेरी लाइफ में कि टीचिंग, हाँ यार टीचिंग करना है तो ऐसे करना चाहिए टीचिंग, वो मृणाल सर है, मृणाल पटेल, 100%, कोई डाउट ही नहीं उसमें, कोई डाउट नहीं। आई 10-12 साल हो गए यार कंटिन्यूसली वेबसाइट देखता था। दिस टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ओपन हिज वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस।
चलिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई? इम्पैक्ट के लिए ना एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, वो कंसेप्ट समझ लिया तो आपको सारे इम्पैक्ट समझ में आ जाएंगे। द कंसेप्ट इज, अगर आरबीआई के या गवर्नमेंट के कुछ करने से मार्केट में फंड का फ्लो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, समझना। जैसे अपन ने रेपो रेट बढ़ा दिया, अब मेरे को एक बात समझा दो बिना देखे, जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, क्या उसके कारण लिक्विडिटी बढ़ेगी या कम होगी? सब लोग बताइए। रेपो रेट बढ़ने से लिक्विडिटी कम होगी या बढ़ेगी मार्केट में? रेपो रेट मतलब बैंक लोन लेने गया, कम होगी बढ़ेगी? बैंक आरबीआई के पास गया लोन लेने, आरबीआई बोल रहा है अब ज्यादा परसेंट पे लोन दूंगा, तो आरबीआई डिस्करेज कर रहा है ना लिक्विडिटी को, समझना। लिक्विडिटी कम होगी तो क्या जब बैंक को ऊंचे दाम पे बिकेगी कोई भी चीज मिलेगी, तो बैंक अपना स्प्रेड रख के क्या हाई रेट पे लेंडिंग देगा क्या? जब हाई रेट पे लेंडिंग देगा, सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल सा फंडा है, हाइपोथेटिकली समझना। अभी अगर कार लोन 6% हो जाए मान लो, तो क्या बहुत आसान हो जाएगा क्या कार लेना सबके लिए? इट विल गिव अ पुश टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, yes or no? It will give the push to the automobile industry, auto ancillary industry, टायर इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट गिरेगा। लेकिन उसकी जगह अगर बोरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, इसी जगह कार लोन 12% हो गया, तो क्या ये ऑटोमेटिकली बैंक्स और आरबीआई डिस्करेज कर रहे हैं ना कि कार लोन नहीं लेने का अपने को? ठीक है, क्या होगा? स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी। स्पेंडिंग डिक्रीज होगी तो क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स डिक्रीज होंगी क्या? अगर मान लो अभी अभी कितना चल रहा है वैसे कार लोन ऑटो लोन, किसी ने लिया होगा रिसेंटली तो? नहीं, 9% चल रहा है। ये 9% से बढ़ के अगर 14% हो जाए मान लो, जो कि एजुकेशन लोन का रेट है इस समय, क्या इसका इम्पैक्ट आपको अगले 3-4 महीने 6 महीने में मारुति, होंडाई, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे होता हुआ दिख जाएगा तुरंत? कार की सेल गिरेगी थोड़ी तो गिरेगी यार बॉस, हर आदमी के पास थोड़ा ना 10-20 लाख होता है ना कि जाके टेबल पे रख के कार कैश में खरीद ले, ठीक है। तो इसके कारण क्या उन कंपनीज की अर्निंग भी रिड्यूस होगी क्या? बिल्कुल, कॉर्पोरेट अर्निंग्स गिरेंगी, स्टॉक मार्केट विल फॉल, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो पीपल विल फर्स्ट अलोकेट द मनी टू देयर नीड्स, ठीक है, देन दे विल अलोकेट द मनी टू देयर वांट, एंड फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो वी विल इन्वेस्ट, तभी तो गरीब है, समझ रहे हो आप? अरे आइडियली क्या होना चाहिए, नीड के बाद इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, उसके बाद जो बचे उससे वांट होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैंने बोला है, इतना कोई कोडेड वर्ड में नहीं बोला मैंने आपको। बट यूजुअली जनता क्या करती है, फर्स्ट नीड बच्चे का दूध, आटा, चावल, तेल, ठीक है, फिर वांट मल्टीप्लेक्स, प्ले जोन, इधर जाना, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, 500 रुपए का टब पॉपकॉर्न का, ठीक है, उसके बाद कुछ बचे तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जबकि उल्टा होना चाहिए। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है उसके कारण इंपैक्ट क्या गिरेगा। सीधे सीधे अगर लिक्विडिटी आ रही है तो मार्केट ऊपर, लिक्विडिटी जा रही है तो मार्केट नीचे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझाया हुआ है। क्या ये इसकी रीडिंग आप लोग करोगे क्या? इसमें अगर किसी को कोई भी तकलीफ आएगी ना, मेरे को डायरेक्टली कॉल करना। ये 2 रीडिंग आप करना, 2 पेज है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 पेज है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है। देखना, जब भी गवर्नमेंट को, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो होती है, जो मैक्रो इकोनॉमी है, ठीक है, वो हमेशा ब्रॉडर टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी होती है, ठीक है, जहां वो मासेस को कवर करे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिमांड सप्लाई की स्टडी है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है, प्राइस बढ़ता है, तो वो सब आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब गवर्नमेंट को बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड बेसिस के ऊपर इकोनॉमी के अंदर कुछ इम्पैक्ट देना होता है, प्रोलॉन्ग्ड बेसिस पे मतलब लंबे समय के लिए इम्पैक्ट देना है, वो इम्पैक्ट आपको दिखेगा भी लंबे समय बाद, और जब वो दिखना शुरू होगा तो रहेगा भी बहुत लंबे समय तक, समझिए, वो रहेगा भी बहुत लंबे समय तक।
ऐसे जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है ना, वो फिस्कल पॉलिसी में लेती है। अब समझना प्लीज, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में एक बार होती है, ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन में कभी भी हो सकती है, ठीक है, कोई लॉ नहीं बना हुआ है कि 2 महीने से पहले नहीं मिल सकते, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी फाइंडिंग गवर्नर को देती है, गवर्नर उस फाइंडिंग को अप्रूव करते हैं, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गवर्नर आके मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अपडेट्स देता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसको आप कंट्रोल कभी भी कर सकते हो, मनी सप्लाई को, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सो इट्स अ मेजर टू कंट्रोल इमीडिएटली, दैट्स योर फर्स्ट मेजर, एक्सट्रीम मेजर नहीं है। बट फिस्कल पॉलिसी जो होती है ना, वो होती है वंस इन अ ईयर। मेरे को एक बात समझा दो, जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है, ठीक है, आपको बजट सेशन आता है ना, पार्लियामेंट का भी आएगा, एक विंटर सेशन आएगा दिसंबर में, और फिर फेब्रवरी मार्च में बजट सेशन आता है। क्या फेब्रवरी के लास्ट, आई बिलीव आज अभी भी वो होता है, फेब्रवरी के लास्ट दिन बजट आता है क्या, 28 फरवरी, 1 फरवरी, फर्स्ट डे, ठीक है। लेकिन उसके एक दिन पहले क्या इकोनॉमिक सर्वे आता है क्या, 31 को? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको पता चल रहा है? क्या पता है आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कौन है जिसको नहीं पता है? लिखा करो भाई। नहीं, देखना, प्लीज अंडरस्टैंड दोनों। सुनिए सुनिए मेरी बात। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। समझ रहे हो आप कि गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्मेंस किया हिस्टोरिकली। और जो बजट होता है वो क्या है? बजट इज आगे क्या करना है। समझ में आ रहा है? अब देखना, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्पेशली इन द डेमोक्रेसी, क्या वो वेलफेयर स्टेट है क्या? इट इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर, द गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट क्या प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या गवर्नमेंट प्रॉफिट सेंटर होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या बोला, गवर्नमेंट शुड बी वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो नेट प्रॉफिट में, ठीक है, तो ये कोई बहुत प्राउड करने की बात नहीं है। आप समझ रहे हो? आपके पास प्रॉफिट है, आप उसको यूज करो ना। आप क्यों प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज पीपल्स मनी, पब्लिक मनी है, तो वापस पब्लिक के पास जाने दो उस पैसे को। समझना। अब गवर्नमेंट जो बजट बनाती है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है ना, वो दो तरह के बजट बनाती है। एक बजट बनता है रेवेन्यू बजट, और एक बनता है कैपिटल बजट, ठीक है। प्लीज, एक बनता है रेवेन्यू बजट, एक बनता है कैपिटल बजट। बजट के अंदर क्या होता होगा? इनकम, एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है। रेवेन्यू बजट मतलब वो इनकम, रेवेन्यू इनकम मतलब वो इनकम जो गवर्नमेंट की ऑन अ रेगुलर बेसिस पे होती है। समझना, जैसे क्या टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू इनकम का पार्ट है क्या? गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करा, तो क्या वो रेवेन्यू इनकम का पार्ट हो गया क्या? गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज का डीए बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ क्या गवर्नमेंट का? सैलरी इंक्रीज हुई ना। ग्रांट दे दिया स्टेट्स को, ग्रांट दे दिया, लोन नहीं दिया, ग्रांट, खर्चा हो गया, ठीक है, स्टेट को खर्चा हो गया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके अगेंस्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होगा? कैपिटल इनकम मतलब क्या, लोन ले लिया क्या मैंने? गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, अगर गवर्नमेंट लोन लेगा दैट इज देयर कैपिटल इनकम। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यस, सेल ऑफ पीएसयू, वेरी गुड, वेरी गुड। सेल ऑफ पीएसयू, सेल ऑफ पीएसयू क्या किस कैटेगरी के अंदर आएगा बताओ? असेट बेची गवर्नमेंट ने अपनी, पीएसयू बिका है, किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल इनकम। समझ में आ रहा है आपको? कैपिटल इनकम के अंदर आएगा। कैपिटल इनकम से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कर सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दोनों बुक्स अलग अलग बनती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है आपको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो बनता है, ठीक है,
अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है, आइडली अगर वो पॉजिटिव है, आइडली अगर वो पॉजिटिव है, डिविडेंड, पीएसयू का डिविडेंड क्या होगा, रेवेन्यू इनकम है, पीएसयू का डिविडेंड तो रेवेन्यू इनकम है ना, समझिए। अगर वो पॉजिटिव है मतलब मेरी इनकम है 7 लाख करोड़ इंडियन गवर्नमेंट की, और खर्चा है 6 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू सरप्लस है। समझ में आ रहा है आपको? अगर उसका बिल्कुल उल्टा हो गया कि इनकम ज्यादा, इनकम कम और खर्चे ज्यादा, तो दैट इज डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है इसको, फिस्कल डेफिसिट, दैट इज कैपिटल फिस्कल डेफिसिट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही, एक चीज के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कि चलो इस बार मैंने समझ लिया कि गवर्नमेंट को ने जो बजट पेश करा है उसके अंदर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शन दिया है कि हमारे खर्चे जो होंगे वो 10 लाख करोड़ के होंगे, और हमारी जो इनकम होगी वो 9 लाख करोड़ की होगी। कितने का डेफिसिट हुआ? 1 लाख करोड़ का डेफिसिट है टोटल। और 1 लाख करोड़ का डेफिसिट सर फुलफिल कैसे होगा? आप मेरे को बताओ, अगर कंपनी के केस के अंदर ऐसा हो जाता है तो कंपनी फुलफिल कैसे करती है? या तो रिजर्व्स यूज करेगी गवर्नमेंट, या डेट लेगी। मतलब क्या नया कैपिटल इन्फ्यूजन होगा क्या फिर से? सर तो ऐसे तो गवर्नमेंट पे डेट बढ़ जाएगा, यस और नो? गवर्नमेंट पे डेट बढ़ जाएगा, यस और नो? तो बढ़ना भी चाहिए ना, गवर्नमेंट पे डेट बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना, जब गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन करती है ना, समझना, बात करेंगे अपन डेट की। जब गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन करती है ना, उसका मतलब पता है क्या होते हैं? गवर्नमेंट टाइट कर रही है, गवर्नमेंट को अपने डेफिशिएट को कम करना है, गवर्नमेंट लॉस को कम करना चाहती है। इसका मतलब ये है जब फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट, सुनना, गवर्नमेंट इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रही है इस समय पर, ठीक है। क्या होगा? एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन। क्या आज के टाइम पर एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है क्या पूरी तरीके से इनकम टैक्स ने? आप बच के निकल ही नहीं सकते बॉस अब इंडिया के अंदर। वो गया टाइम, समझ रहे हो, जब हाथ से भर के रिटर्न जाता था, दैट डे इज गॉन नाउ। आपने कोई भी खर्चा कर दिया, वो पैन कार्ड आधार कार्ड से अगर लिंक है, आधार कार्ड से भी लिंक है, तो वो गया काम से सीधे, ठीक है। और इस समय आप देख रहे हो तुरंत रिफंड आ रहे हैं लोगों के, अगले दिन रिफंड आ रहा है यार, प्रोसेसिंग तुरंत हो रही है। मैंने रिटर्न फाइल करा, प्रोसेस हो गया, जीरो रिफंड था, तुरंत प्रोसेस हो गया, ओके प्रोसेस्ड, क्योंकि एआई के थ्रू उन्होंने पूरी प्रोसेसिंग लगा दी है। क्या एफिशिएंसी हो रही है क्या टैक्स कलेक्शन में इसके कारण? एब्सोल्युटली यस। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उगाई कर रही है, समझ रही हो, या तो उगाई कर रही है, खर्चा कम कर रही है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। रिड्यूसिंग फ्रीबीज, ठीक है, रैशनलाइजिंग सब्सिडी, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या आपको याद है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2018-19 के अंदर एक स्कीम लेके आई थी, गिव अप, गिव अप सब्सिडी स्कीम गैस का, याद है आपको? 54,000 करोड़ का सब्सिडी था 2014 में, 2017 में कम होते होते 35,000 करोड़ हुआ, अब कुछ 100 करोड़ में रह गया। सबसे गिव अप करा दिया उन्होंने सब्सिडी। समझ रहे हो, मोदी जी का चेहरा दिखा दिखा के सबको मैसेज भिजवा दिए, किसी की सब्सिडी नहीं आती है। धीरे धीरे कम हुआ बॉस। कितने लोग थे जो ट्रैक कर रहे थे सब्सिडी का अमाउंट? देख रहे हो आप कितना धीरे धीरे कम करा उन्होंने, बिल्कुल स्टाइल से, राइट। पहले जो 300 रुपीज मिलता था हर टंकी पे, मतलब गैस की टंकी का आपने फुल पेमेंट करा और आपको सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में आएगी, अब वो 300 का 200 हुआ, 250 हुआ, टू, मतलब और धीरे 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 कम करके अब कार्तिक बोल रहा है सिर्फ 7 रुपए मिलते हैं, अब खत्म हो गया। हाँ, 7 रुपए मिलते हैं। सरकार का भी पीएसयू हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, किसने रोका है आपको? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। देखो जैसे क्या गुजरात गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयूज है, क्या जीएनएफसी है ना, गुजरात गवर्नमेंट के गुज्जू भाई लोग, जीएमडीसी, वेरी गुड। 2000 स्टेट ड्रिवन है। हमारे एमपी का एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बर्बाद हो गया हो, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं रे भाई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, समझ रहे हो आप? दैट्स नॉट द, दैट्स अ सेंट्रल बैंक, मतलब पीएसयू है, बड़ा पीएसयू। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो, अरे वही बोल रहा हूँ, टैक्स एट द एंड ऑफ द डे इज रेवेन्यू कलेक्शन, लिकर लाइसेंस सेल, ये सब चीजें। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट लॉस मेकिंग पीएसयूज को बेच रही है, ठीक है। गवर्नमेंट लॉस मेकिंग पीएसयूज को बेच रही है।
ऐसे केस को बोला जाता है कंसोलिडेशन। तो क्या एक्सपेंशन भी होता होगा क्या? फिस्कल एक्सपेंशन होता होगा क्या? बिल्कुल होता है। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो हम स्टिमुलेट करेंगे, फिस्कल फिस्कल स्टिमुलेशन करेंगे, समझ लो। इकोनॉमी में स्टिमुलेट करा, स्टिमुलाइज द इकोनॉमी, ये सब चीजें आप पढ़ोगे बार बार। जैसे टैक्स रेट का कम कर देना, टैक्स रेट का क्या गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करे थे क्या? ठीक है। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ बिजनेस जैसी स्कीम्स लॉन्च कर देना, वन सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन, समझ रहे हो आप? ये सब गवर्नमेंट मेजर्स होते हैं टू गिव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक है। गिफ्ट सिटी, यस, एसीजेड्स ओपन करना। ठीक है। डिफरेंशियल टैक्सेशन पॉलिसीज लेके आना। वो डिफरेंशियल टैक्सेशन पॉलिसीज तो हैं एसीजेड की, कि आपसे अलग लेंगे, अगर आप एसीजेड के अंदर हो तो अलग लेंगे। ठीक है। ये सब लेके आना। ये सब जो होता है, ऑल दीज, ठीक है, ऑल दीज आर नथिंग बट गवर्नमेंट ट्राइंग टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन, ठीक है, ये सब बढ़ा देना। ठीक है। इससे जनता में और पैसा जाने की कोशिश करेगी, और पैसा जनता में जाए। वाई कॉर्पोरेट टैक्स इज लोअर देन इंडिविजुअल टैक्सेस? देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नो, देर इज रिडक्शन, राइट। कॉर्पोरेट्स के ऊपर, समझो मेरी बात, अगर कॉर्पोरेट्स टैक्सेशन रिड्यूस करती है तो कॉर्पोरेट उस पैसे को अपने फर्दर एडवांसमेंट के लिए लगा सकती है। बट अगेन ये सब लॉबिंग वाला डिसीजन होता है, समझ रहे हो आप? क्या कॉर्पोरेट टैक्स का डिसीजन पूरा लॉबी वाला डिसीजन होता है ना यार। मोदी जी से बात करी, लॉबिंग मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इलीगल डिसीजन है, प्लीज अंडरस्टैंड। जो सीआईआई होते हैं ना, ये जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं बड़ी बड़ी, एस्कैम, ASSCAM, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, एस फिक्की, ये सब याद है? फिक्की, फिक्की जो बॉडी होती है, ठीक है, फिक्की, ये सब चीज़ें, ये सब बॉडीज गवर्नमेंट से जाके मिलती है, सजेशंस देती है, तो उन्होंने सजेशंस दिए होंगे, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड। सर SGX निफ्टी का ओनली ने अभी नेम चेंज किया, गिफ्ट निफ्टी, हाँ चेंज किया, बट उसका गिफ्ट सिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड फोरकास्टिंग द पीरियड? ठीक है, बजट नेक्स्ट ईयर, फोरकास्टिंग लॉन्गर टर्म, समझ रहे हो आप? फोरकास्टिंग के गलत होने के चांसेस ज्यादा, बजट नियर टर्म। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। रेनफॉल समझ, सिंपल है यार। अब इसमें कुछ मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो अब ये समझ बोला यार। सर ये समझ नहीं आ रहा कि रेनफॉल से कैसे क्या होगा, बताओ मेरे को एक बात। रेनफॉल कम, रेनफॉल कम रेनफॉल अच्छी है, ज्यादा रेनफॉल अच्छी है आपके हिसाब से? सर ना कम ना ज्यादा, ऑप्टिमल रेनफॉल अच्छी, समझ रहे हो ना? ऑप्टिमल रेनफॉल अच्छी है, ना कम रेनफॉल अच्छी है ना ज्यादा रेनफॉल अच्छी है। वैसे बताऊं, कोई अगर है ऐसा, सुनिए मेरी बात, मैं आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकता हूँ, बड़ी काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। क्या आपने देखा था, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाले थे कि आई हैव एनालाइज्ड लास्ट 30 years ऑफ डेटा ऑफ सेंसेक्स, लास्ट 15 साल का आईपीओ एनालिसिस करा है, याद है? क्या आप ये कर सकते हो कि पिछले 15 साल का रेनफॉल और निफ्टी का एनालिसिस करो? क्या आप ट्रेंड देखते हो उसके अंदर? क्या नहीं हो सकता है? अरे समझो ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ना, या तो ट्रेंड निकलेगा या नहीं निकलेगा, या कोई कोरिलेशन नहीं होगा। सर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? जब आप रिसर्च करते हो ना, तो योर जॉब एज अ रिसर्चिस्ट, and Hartika ma'am will also second this because she has amazing experience in research. आपका काम रिजल्ट का प्री नोशन लेके माइंड में बैठना नहीं है। आपका काम है कि आपने जो रिसर्च करा है उसकी फाइंडिंग्स आपको एज अ फैक्ट अपने रिपोर्ट में प्रेजेंट करनी है, समझ रहे हो? व्हाट यू इंटरप्रेटेड विद, मतलब जरूरी नहीं है कि रेनफॉल और निफ्टी को जब मैं एक्चुअल में देखूं तो कुछ निकले ही निकले। तो मेरा मतलब ये है, बायस्ड माइंडसेट से कभी रिसर्च मत करना कि मेरे को तो कोरिलेशन ढूंढना ही है, समझ रहे हो? भाई वो स्टैटिस्टिक्स है। क्या आप हल्का सा फॉर्मूला घुमा दोगे तो कोरिलेशन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, समझ रहे हो आप? अब यू कैन टेल एनी स्टोरी विथ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। कंक्लूजन तुम लोगों को करना है, बिल्कुल। नहीं, तुम लोगों को करना नहीं है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं करने के लिए। मैं क्या बताऊं, मतलब आपको जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे तो आप रेनफॉल को एक पैरामीटर लेके चलोगे, समझ रहे हो?
हालांकि अब इकोनॉमी, सर हाउ रेनफॉल इम्पैक्ट ट्रैक्टर सेल, क्यों नहीं इम्पैक्ट करेगी रेनफॉल ट्रैक्टर सेल, मेरे को बताओ। सुनिए मेरी बात, किसान जो होता है ना वो कर्जा लेके बीज बोता है, आप समझ रहे हो मेरी बात, ये रियलिटी है ग्राउंड की भाई। मैं यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर जाऊंगा, खेती खेत है, जहां तक जाओगे उधर तक खेत है, आप क्षितिज तक खेत दिखेगा आपको, एटर्निटी तक। मैं सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर और 3 किलोमीटर अंदर जाऊंगा तो इट्स ऑल लैंड लैंड लैंड, खाली पड़ा हुआ है पूरा। मतलब लिटरली 30-30 किलोमीटर तक मकान ही नहीं है दोनों तरफ। आप कभी, मैं लोकेशन शेयर करूंगा गूगल मैप से देखना, ठीक है। तो इट्स ऑल द किसान बेल्ट ओवर हियर एंटायरली। किसान कर्जा लेके खेती करता है, बीज बोता है, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्रॉप, तो वो कर्जे में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ट्रैक्टर का सेल तो कम होगा ही होगा। अगर बम्पर क्रॉप होती है, बम्पर क्रॉप होती है ना, तो मार्केट में भी चांदी आती है। आपको याद है, मैंने आपको बताया था, बार बार हमने देखा था कि स्पेशली बार बार ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट को रूरल स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तो फिर से याद है, एफएमसीजी कंपनीज बोलती है अपने कॉन कॉल में, रूरल स्पेंडिंग के बारे में बात करती है। कोई है जो एफएमसीजी का कॉन कॉल पढ़ रहा है? HUL, नेस्ले, ज्योति रेजिन, ये सब कंपनीज होती है ना, ये सब बोलती हैं, इन सब के कॉन कॉल में आपको दिखेगा कि रूरल स्पेंडिंग कैसी है इस समय, ठीक है। बिकॉज मैंने फिर बोला, सैशे से ज्यादा इनकम होती है, राइट, उन लोगों की। टू व्हीलर ऑल्सो, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल डिपेंड अपॉन इट। यस, बट रिटर्न इन द, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स मंगवा ली है सब, या मेल वेल भेज दिए? वेरी गुड। कौन कौन सी कंपनीज की मंगवाई है? मंगवाओ मंगवाओ भाई, सबकी मंगवाओ। एक एक शेयर खरीदो और एनुअल रिपोर्ट मंगवाओ, समझ रहे हो आप? 30 रुपए वाले शेयर खरीदो और एनुअल रिपोर्ट मंगवाओ उससे। रीड भी कर रहे हैं, वेरी गुड। नहीं, मंग होना चाहिए, इट्स वेरी गुड। और यार देखो ऐसा है, ITC, TCS, ये तो ऐसा है कि एक कंपनी का शेयर खरीदो, एनुअल रिपोर्ट मंगाओ, वापस शेयर भेज दो, जस्ट टू हैव दैट एनुअल रिपोर्ट। बिकॉज मैंने बताया आपको, स्टेट ऑफ द आर्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होते हैं उसमें। क्या स्टॉक मार्केट इंडाइसिस से भी आपको पता चलेगा क्या? टीटागर वालों को करूंगा, आप 75 पर लिया है, 700 पर खड़ा है, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट इंडाइसिस से भी पता चलेगा कि कहाँ पर जा रही है इकोनॉमी, ठीक है। बट अगेन इट इज़ नॉट अ ट्रू मेजर। लाइक अभी आप देखोगे तो इस समय पाकिस्तान का इंडेक्स और इंडिया का इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर खड़ा हुआ है, लाइफ टाइम ब्रेकआउट देने के लिए, मतलब कभी भी दे देगा, ठीक है। तो आज की कंडीशन में क्या हो गया ना, इतना बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, बहुत सारे लोग, पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसका बिल्कुल उल्टा देखता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, तो क्या करेंसी का बढ़ना या कम होना बिल्कुल परफेक्ट इंपैक्ट होता है क्या? मैं आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं, मेरे को बताइएगा आप कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यानी अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने इसको अभी तक सही से यूज़ किया है ट्रेडिंग व्यू को, या आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको पता भी है कि नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ, पाकिस्तानी रुपी बाय इंडियन रुपी, और मैं इसके सुपर चार्ट पे जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? और मैं इसको वीकली चार्ट पे लगाता हूँ, समझ रहे हो आप? क्या आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है दैट इट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, यस और नो? समझ रहे हो? और अभी भी देखो, चार्टिस्ट सारे के सारे, बताइए मुझे, क्या इस समय भी कोई रिवर्सल के आकार दिख रहे हैं क्या आपको, आसार कि रिवर्सल हो सकता है या ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई ट्रेंड चेंज ही नहीं है, तो लोअर हाई लोअर लोज ही बना रहा है ना अभी भी। यस, जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा ये वाला। दिस इज द ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन, ठीक है। सिमिलरली मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप इतना ऑप्टिमली यूज कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर जाओ सर्च में, ठीक है, इकोनॉमी में जाओ, इस जगह पर, जैसे आप स्टॉक, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो देखते हो ना, वैसे इकोनॉमी में जाओ, इस जगह पर,
एंड यहां पर आप सिर्फ लिखो इंडिया। देखो आप क्या क्या आ रहा है आपके सामने इंडिया के बारे में। इंडिया का जीडीपी का चार्ट चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, एक्सपोर्ट का चार्ट चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, इंपोर्ट का चाहिए तो यहाँ से मिलेगा, डिफेंस स्पेंडिंग भी मिल जाएगी बॉस। इंडिया ने डिफेंस में कितनी स्पेंडिंग करी है। कार प्रोडक्शन का चार्ट है देखो। करते हो आप यूज, वेरी गुड। अब मुझे बताओ एक बात बॉस, सिंपल सा बात है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बोल रहे हो ना आप, ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। भैया लोग ध्यान देना जरा, ये जब ऊपर गया, यहां से अगर ये इसने ऊपर दिया, ठीक है, ये यहां से जब ये ऊपर चला गया मान लो इस लेवल पे, तो क्या ये एक नया ब्रेकआउट देगा क्या इंडिया का कार प्रोडक्शन। आप समझ रहे हो, दिस विल बी अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये चीज फिर से हो जाती है तो यस और नो एवरीवन, ठीक है, वील बी एट अ हाईएस्ट पॉइंट। तो क्या पूरा का पूरा सेक्टर भागना शुरू करेगा क्या। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। न्यू साइकिल हैज बीन स्टार्टेड। यस, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आप जितने इंडिकेटर्स ढूंढ सकते हो सब ढूंढ लो यहाँ पर और आपको मिल जाएंगे। हॉस्पिटल बेड पे इंडिकेटर है, ठीक है, क्या रेमिटेंसेज है, ठीक है, रेमिटेंसेज मतलब जो इंडिया में पैसा आ रहा है बाहर से, हॉस्पिटल बेड, कैपिटल फ्लो, मिनिमम वेजेस, ऑटो एक्सपोर्ट, ठीक है, सुपर चार्ट्स। अच्छा, जहां तक का डेटा अवेलेबल है वहीं तक का अवेलेबल है। वो बोल देगा मंथली डेटा दिखाऊंगा बस तेरे को मैं, उससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पर, राइस एक्सपोर्ट का चार्ट नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। ये हुआ है, अभी अभी हुआ है, मैं अब भी दिखाता हूँ, देखो आपको। आई डोंट वांट द कंट्री वाइज यार। सो इंडिया जो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये ब्रेकआउट देने वाला है अपना राइस एक्सपोर्ट के ऊपर। मतलब इट विल बी द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ राइस एक्सपोर्ट एवर, ठीक है। गवर्नमेंट बजट क्या है, इंडिया का कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या, कैसा हिस्टोरिकली कैसा रहा है, अगर वो ही दिखाना है किसी को भी बस कि हाउ वाज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट हिस्टोरिकली, तो आप देखिए ऐसा रहा है, ठीक है। 25.5 और अब 34 क्यों दिखा रहा है आई डोंट नो, बट ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, यू विल, नहीं नहीं नहीं, मैं नॉन बासमती राइस का बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बासमती राइस की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बासमती राइस की बात कर रहा हूँ। नॉन बासमती राइस तो क्योंकि वो तो टेम्पररी मेजर है भाई, क्योंकि इंडिया में पहले अपने को तो राइस पूरा पड़ जावे, फिर बाहर भेजेंगे ना। तो इंडिया में नॉन बासमती राइस का कंजम्पशन अब उतना बचा नहीं है। आइडली अगर आप आइडल केस में देखोगे आज के टाइम पर, तो बासमती राइस इज समथिंग जो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। केआरबीएल के कॉन कॉल में बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या मेरे को अगर इंडियन हाउसिंग, हाँ वेरी गुड, आप देखो क्या समझ में आ रहा है, लोग ऑलरेडी करने लग गए इसको। देखो इंडियन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जब भी आप किसी रियल स्टेट कंपनी को वैल्यू करोगे या रियल स्टेट कंपनी का एनालिसिस करोगे, तो क्या ये एक चीज है जो हमें देखनी है। हम देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है, वी विल वॉच इट। देखो आप मेरे को बताओ क्या ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है क्या वो चार्ट फिर से। 2019 प्री कोविड लेवल के पहले ये ब्रेकआउट दिया, पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, ठीक है। कौन सा पैटर्न बन रहा है भाई लोग, जल्दी से बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है। कुछ बोलने की जरूरत है मेरे को। फ्लैग पैटर्न, ट्राइंगल कैसे बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मतलब पोल एंड ट्राइंगल, यस पोल एंड फ्लैग। आप समझ रहे हो कहाँ जाके गिरेगी गाड़ी अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो।
क्या यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स काम करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे। समझ रहे हो, डेटा है वो, मैंने पहले ही दिन बताया था, डेटा है, बिहेवियर पैटर्न सेम रहता है। समझ में आ रहा है गाइस? मेरे को एक बात बताओ, आपको बिल्कुल ऐसा तो नहीं लगा कि टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप करके मैंने गलती कर दी? राइट? मैंने आपको क्या बताया था, एज अ रिसर्च एनालिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चार्ट। मैंने पहले ही बोला था आपको कि इट इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। मैं नहीं चाहता कि आप ट्रेड करो, आप ले रहे हो, आपका इंडिविजुअल कॉल है, ठीक है। दिस मीन्स दैट हाउसिंग प्राइस विल ऑल्सो राइज इन फ्यूचर, एब्सोल्युटली इट विल बी, ठीक है, नॉट द इमीडिएट फ्यूचर। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर सकता है कि अभी कुछ टाइम और? अभी कंसोलिडेशन हुआ ही कहाँ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कंसोलिडेशन करना, राइट? और फिर ये ऊपर जम दे सकता है फिर से। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप कुछ भी देख सकते हो इकोनॉमी में, कुछ भी देख सकते हो, जो देखना हो किसी भी कंट्री की देख लेना। समझ रहे हो? आप सिर्फ इंडिया टाइप करो, आपको जो देखना है वो मिल जाएगा। गोल्ड रेट, रियल जीडीपी, एक्सपोर्ट प्राइसेस, वेपन सेल्स, ये देखिए। आप इंडिया लिख के वेपन लिखो, आपको मिलेगा इंडिया वेपन सेल्स। अभी सिप्री करके कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने दिया है ये डेटा, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। यस, कनाडा मार्केट इज ऑल्सो बूमिंग। ठीक है। कोई कनाडा में रह रहा है क्या? वो बताएगा कनाडा का है क्या। ओ, होली शिट, इंक्रीज ऑलमोस्ट 20-25%। यस, ठीक है। हाँ देखो आप, क्या खड़ा हुआ है बिल्कुल जाके। वाई? बिकॉज अलॉट ऑफ पीपल आर गोइंग है ना, डिमांड बढ़ रही है ना कंटिन्यूसली यार। एट एवरी स्टेज माइग्रेंट्स आर कमिंग इन ना, दे आर क्रिएटिंग डिमांड। चलो मस्त चार्ट है, मल्टी बैगर बनाएगा ये, है ना, वैसी चीज है। चलो, कमिंग बैक टू आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन अगेन। क्या लोन बुक ऑफ बैंक्स, समझिए, अगर बैंक का ऑटो लोन बुक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या ऑटो लोन पे इंपैक्ट गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। नॉट ओनली द ओवरऑल बुक, बिकॉज ओवरऑल बुक विल गिव यू एन होलिस्टिक व्यू ऑन इकोनॉमी, कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा काम कर रही है। उसमें भी यू कैन गो विद द नंबर ऑफ लोन टू अंडरस्टैंड कि रिटेल लेंडिंग हुई है, कॉर्पोरेट लेंडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, दोनों केस के अंदर ही क्या कॉर्पोरेट की जीत है क्या? वेदर रिटेल लेंडिंग हो या कॉर्पोरेट लेंडिंग हो। समझ रहे हो? अगर रिटेल लेंडिंग हुई है तो पैसा तो खर्च करेंगे ही ना, कार खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मनी विल गो टू द कॉर्पोरेट, द इकोनॉमी विल फ्लरिश, राइट? इट्स जस्ट दैट इफ यू वांट टू सेग्रीगेट इट टू अंडरस्टैंड, तो वो बात की बात है, आप और सेग्रीगेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली ऑटो लोन, अगर आप किसी ऑटोमोटिव कंपनी का कभी फ्यूचर में रिसर्च करते हो, तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप जाके चेक करो कि इंडिया की ऑटो बैंक्स की ऑटो लोन बुक्स कैसी चल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपने चेक करेंगे। नाउ कमिंग टू एक्सटर्नल डेट इन जीडीपी रेशियो, मैंने बोला था डेफिशिएट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको जीडीपी डेट के थ्रू भरा जाता है। डेट टू जीडीपी रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। मुझे एक बात बताइए, कौन सी कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो हाईएस्ट है इस समय आपके हिसाब से? यूएस नहीं है, हाईएस्ट किसका है? जापान, नॉट चाइना, जापान, 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 ठीक है। क्यों जापान का हाईएस्ट है? वाई जापान हैज द हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आप उसको यूएस को डेट सीलिंग से कंपेयर कर रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात? एग्जैक्टली प्रथमेश, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। समझ रहे हो क्यों है जापान का हाई? क्या जापान में वेलफेयर स्कीम ज्यादा होंगी क्या? बिकॉज ऑफ द सीनियर सिटीजन्स, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात? यूएस में क्यों ज्यादा हाई है? क्या यूएस में डिस्पाइट यंग यंग पॉपुलेशन, यस, क्या वहां वेलफेयर स्कीम चलती है क्या? आपको कमाना है तो कमाओ, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट वेज ले लो, है ना, अप्लाई कर दो, एक हफ्ते बाद पैसा मिल जाएगा। कितना? $600-700 मिलता है, यू इजीली सर्वाइव, ठीक है। तो नो बडी विल, अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो?
किसी ने बोला था, शायद भारती ने पॉइंट आउट किया था कि इंडिया का जो डेट है इस समय दैट इज हाईएस्ट। क्या ये अब हमेशा हाईएस्ट रहेगा कि आपके हिसाब से? बिल्कुल रहेगा। अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है ना तो डेट तो लेना पड़ेगा बॉस। समझ रहे हो? प्रॉफिट बना के थोड़ा ना डेवलप्ड इकोनॉमी बनोगे ना। गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, क्या फ्यूचर रेडी होना चाहिए क्या गवर्नमेंट को? आज अगर आप इंदौर आके देखोगे तो यू योरसेल्फ विल फील द सिटी इज रेडी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। अगले 25 साल में जो पॉपुलेशन ब्लास्ट होगा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी। ठीक है। क्या आपको, जैसे मैं जब मुंबई में रहता था ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि यार मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। द सिटी इज नॉट रेडी टू हैंडल मोर पॉपुलेशन देन दैट। आई होप समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द, क्या बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा होने के बाद भी कोलैप्स कर गया है क्या? कई बार घंटों घंटों जाम लग जाते हैं। समझ, अरे जाम लगने ही तो कोलैप्स है, और क्या है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेन पैरामीटर विच विल सी। हैदराबाद अच्छा है, बहुत सारे देश हैं न्यू प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल होगा। रतलाम इज माई नेटिव सिटी, सिटी इज एक्सपैंडिंग। बिल्कुल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स ना। समझ रहे हो? स्मार्ट सिटी हो। चलो, यू आर फ्रॉम रतलाम। चलिए, अयोध्या, यस अयोध्या इज एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में यार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तो होगी ही होगी मेरी। जब मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी तभी तो मैं डेवलप बनूंगा। सर इट इज लाइक डेट टू एबिडा। नो, इट इज नॉट एक्चुअली लाइक डेट टू एबिडा, बट हाँ यू कैन जस्ट रिलेट इट। ठीक है, समझ गया। अच्छा तूने निकाला इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ध्यान रखना, आप इन सबको गूगल सर्च करोगे ना, सब आपको मिलेंगे। ठीक है। सर बता ही दो ना आप करके। अरे मेरे आलसी लाला, ये ले ले। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको देता है। ठीक है। और वैसे एक बात बताऊं, देर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड एज ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। पता है क्या किसी को? बहुत सारे लोगों को पता है। अपन ने डिस्कस भी करा है ना पहले ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स तो। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वी हैव डिस्कस्ड आल्सो। कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ इंडिकेटर में इंडिया डाल दो और इंडिया की पूरी कुंडली खुल जाएगी यहाँ पर आपके सामने। जीडीपी, लेबर, प्राइजेस, हेल्थ, मनी, ट्रेड, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसी है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कम हो रहा है। ठीक है, फिजिकल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ रहा है कम हो रहा है। ऑल दीज विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट है। ठीक है, ओपन डेटा है वर्ल्ड बैंक का। यहाँ पर आपको जमाने के सारे डेटा मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए हो विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब जितने जो डेटा चाहिए वो सब मिलेगा। ओपन फिनेंस, जैसा डेटा चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, देन यू हैव डेटा डॉट जी ओ वी इंडिया। ये रहा, all these data sets you will get it right. You will even get the APIs also. Rainfall का डेटा चाहिए ले लो। ठीक है, you will get the rainfall data of तमिलनाडु, of बिहार, of इंडिया, जैसा लेना है वैसा ले लो। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल हैव द डेटा ओवर हियर। बाय डिस्ट्रिक्ट चाहिए बाय डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ये बहुत डीप डाइव है। आप समझ रहे हो? क्या आपको एक चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी भाई लोग, अभी के अभी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? ये हाथ हिला रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ आपको? नो। चल, अब दिख रहा हूँ ना? आपको ये समझ में आ रहा है? ये सारा डेटा जो होता है कि सर रेनफॉल का भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी डेटा सेट्स होते हैं, क्या ये डेटा सेट सारे के सारे, आपको ये चीज़ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इट सेल्फ इज अ डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। यू कैन नॉट क्लब बोथ ऑफ दीज। आपका कितना भी इंटरेस्ट हो, समझ रहे हो, यू कैन ईदर बी एन इक्विटी एनालिस्ट और बी एन इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एनालिस्ट। यू कैन नॉट बी बोथ। ठीक है, तो बेटर है। इकोनॉमी बहुत बड़ा गेम है भाई। मोस्टली मैंने देखा है पीएचडीज रहते हैं, इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, वो एकदम एलएसी वेलएसी से करके आते हैं, उनको हायर करते हैं। डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मद्रास कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से ये लोग पढ़े हुए रहते हैं एंड उन लोगों को हायर करते हैं। मोस्टली पीएचडीज रहते हैं। ठीक है, ऑन वन साइट
सर एक साथ डेटा मिल सकता है क्या? यार आई एम नॉट श्योर, ऐसी कोई साइट है तो ठीक है। आई एम नॉट श्योर। टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस टिस चेंबूर, ठीक है। तो अगर कोई है ढूंढ के तो मेरे को बताना, जैसे आपने सेबी का बताया था, ठीक है। तो दिस इज द कंपोजिट इंडेक्स। समझिए ये क्या बताता है आपको कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। अब वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चलता है ना, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो परसेंटेज में बताएगा आपको हमेशा कि लास्ट परसेंटेज के मुकाबले इस बार कितना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नहीं अभी मत करो, अभी मत करो, इट्स ओके, अपने हिसाब से कर देना, ग्रुप में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है आपको माइनिंग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, माइनिंग इंडस्ट्री कैसे जा रही है? अब देखो आप, क्या आपको दिख रहा है कि माइनिंग ग्रोथ पे कंटिन्यूअसली इस पूरे साल में, ये वाले पूरे साल में, ठीक है। जनरल मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन साइकिल कैसी चल रही है, ठीक है, मतलब, एंड स्पेशली द पर्पल वन, द लास्ट ईयर इज दिस वन, ग्रीन वन, ओके। नाउ यार अब ये सब है ना, इससे आपको इन्फरेंस निकालना पड़ेगा, एंड डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है। अपने फाउंडेशन पहले अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद अपन इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनेंगे, अपन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक गवर्नमेंट यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। समझ रहे हो? अगर होलसेल के बढ़ते हुए प्राइजेस को गवर्नमेंट ने वहीं पर ही रोक दिया, तो रिटेल प्राइस नहीं बढ़ पाएगा ना आगे। क्या समझ में आ रहा है आपको? इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। इट इज अ कोइंसिडेंट प्लस लीडिंग इंडिकेटर कि होलसेल प्राइस कितना बढ़ा है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि अरहर की दाल, जिसको लोग तुअर की दाल भी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर और दूसरी जगहों पर क्या बोला जाता है, उसका प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, ऑन अ होलसेल ग्राउंड, होलसेल मंडी में। जैसे इंडिया की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? दिल्ली में आजादपुर मंडी, पता है? दिल्ली की जो आजादपुर मंडी है, दैट इज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट मंडी ऑफ इंडिया। सब कुछ मिलता है क्या उधर? सब्जी, ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, exotic fruits, meat, you know, I've never visited it there, but I knew about it, right? यूट्यूब से, ठीक है। तो वहां से क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यूज ली जाती होंगी क्या? और कहां से लेगी गवर्नमेंट? समझ रहे हो? जो इंडिया की टॉप 5-10 मंडी है, वहां पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से क्या गेम चल रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे रेवाड़ी मंडी मैम ने बताया हरियाणा में, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा ना, जो एक्सेसिव रिटेल इन्फ्लेशन हो सकता है उसको कंट्रोल कर सकता है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे आप देखो, जब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ते हैं, होलसेल प्राइस बढ़ते हैं, क्या गवर्नमेंट होर्डिंग पे बैन लगा देता है क्या? कि कोई भी व्यापारी इतने से ज्यादा गेहूं होर्ड करके नहीं रख सकता। उसको इलीगल होर्डिंग बोला जाता है। होर्डिंग मतलब अपने गोडाउन में जमा करके नहीं रख सकता, बेचना पड़ेगा, फटाफट बेचो। तो उससे क्या सप्लाई बढ़ती है क्या? ठीक है, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। समझ रहे हो आप? रेगुलर बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दे देंगे, मिनिमम सेलिंग प्राइस लगा देंगे, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लगा देंगे, कैप कर सकता है गवर्नमेंट। अगर देखो एक्सट्रीम चला गया तो कैप करना ही पड़ेगा। शक्कर 200 रुपए किलो चली गई तो कैप नहीं करेगी क्या गवर्नमेंट? कैसी बात कर रहे हो? आई होप समझ में आ रहा होगा। नमक का भाव 300-400 रुपए किलो अगर गलती से चला गया, वैसे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जाना, तो कैप कर सकती है कावेरी सीड्स के केस में। वेरी गुड स्वयं, ठीक है। तो वहां पर होलसेल प्राइस इंडेक्स का एनालिसिस आपको बहुत काम आता है। जस्ट अ मिनट, यस, लास्ट ही है बस, ज्यादा नहीं है। आप देखिए, मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपको एक चीज दिखाता हूँ। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये वेबसाइट है जहां पर आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स का पूरा डेटा मिलेगा। मैं क्या बोला ना, अलग अलग जगह डिस्पर्स्ड है वेबसाइट, ठीक है। ये डाउनलोड डेटा में जाओ आप, एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड द डेटा, दैट्स ओके। बट आप ये देखो, जैसे मैं मंथली या ईयरली डेटा मुझे चाहिए, मंथली डेटा चाहिए, एंड कमोडिटी मेरे को चाहिए ऑल,
ये सारी कमोडिटी का आपको डेटा मिल जाएगा। मतलब अगर मैं टोमेटो पे जाता हूँ से फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड ये देखना इसको पढ़ा कैसे जाता है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। कभी भी देखना, सुनिए मेरी बात, ये दिख रहा है आपको इंडेक्स लिखा हुआ? बॉस, इंडेक्स जब भी लिखा हुआ रहता है ना, वेन एवर इट इज इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि कोई बेस ईयर मैंने लिया है, उसको 100 करा है, और वहां से मैं परसेंटेज कैलकुलेशन काउंट कर रहा हूँ। ये जो एक्टिविटी होती है इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। क्या आप लोगों ने टैक्सेशन में पढ़ा है क्या? इंडेक्सेशन, कैपिटल गेन इंडेक्स, वो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाता है, इंडेक्स नंबर इन स्टैटिस्टिक्स, यस। तो इंडेक्स क्या होता है ना, सबको एट पार करने के लिए दिया जाता है। जैसे रोहन ने बताया कि 11-12 इज द इंडेक्स ईयर, समझिए, इधर ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा है तो मुझे बताइए, एकदम क्लैरिटी से विजिबल है अभी? 11-12 बेस ईयर है, तो मैं बोलता हूं कि 11-12 में जो टमाटर का भाव था वो 100 था, ठीक है, वो 100 था। और 2023 में टमाटर का भाव 162 था। इसका मतलब ये है जनवरी में, इसका मतलब ये है कि 2012 के मुकाबले जनवरी 23 में, मतलब ऑलमोस्ट 11 ईयर्स में, टोमेटो का प्राइस जो था वो सिर्फ 62.3% बढ़ा था। यस और नो? ये समझ में आ रहा है आपको? यहां पर 100 है, यहां पर 162 है, तो 62.3% बढ़ा, ठीक है। लेकिन वही टमाटो का प्राइस जुलाई में बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1000 पर, 10x ऑफ दैट, राइट? आप किसी भी कमोडिटी का प्राइस निकाल सकते हो, देख सकते हो। क्या अगर आप किसी टायर इंडस्ट्री का फ्यूचर में, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको कोहर्ट के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं भाई, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर योर लाइफ, ठीक है। आप किसी इंडस्ट्री का फ्यूचर में अगर देखना है आपको, जैसे, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, आप कोई मीट इंडस्ट्री है, ठीक, पोल्ट्री चिकन, ठीक है, यू आर से आप वेंकीज को एनालाइज कर रहे हो, तो क्या आप पोल्ट्री चिकन का प्रोडक्शन देखोगे कि क्या प्रोडक्शन चल रहा है, क्या प्राइस है, ठीक है, वेयर इट इज गोइंग? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। टाटा टी देखोगे, कॉफी देखोगे, बीटल लिव, ठीक है, जुबिलेंट भी है, सीड सारे के सारे, सोयाबीन, योर टोबैको, व्हाट इज द प्राइस ऑफ टोबैको, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, राइट? सिमिलरली यहाँ पर ऑल स्पेशल है ये, कोल वगैरह, कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, लिग्नाइट, केरोसिन, एवरीथिंग, सबका प्राइस अवेलेबल है। ग्राउंड नट ऑयल देखो आप, 2012 में 100 था, वहां से 75 है। ग्राउंड नट ऑयल इज स्टैग्नेंट ओवर हियर। सर, इज दिस डेटा अवेलेबल ऑन ब्लूमबर्ग और कैपिटल IQ? आई एम नॉट श्योर प्रथमेश, बट इट इज अवेलेबल फॉर फ्री ओवर हियर, ठीक है। मेरे को पता नहीं उधर है कि नहीं है, बट इधर तो होगा ही होगा, ठीक है, फॉर श्योर इधर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है वैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है ना, जो आप बोले 7.77, दैट इज CPI इन्फ्लेशन। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बना देती है और सिर्फ उनके प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करती है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, है ना? और वहां से ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है। पहले क्या बढ़ेगा, WPI पहले बढ़ेगा या CPI पहले बढ़ेगा? पहले होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ेगी या CPI इन्फ्लेशन बढ़ेगी? सोच के बताओ। पहले होलसेल बढ़ेगी ना, उसका इम्पैक्ट ही तो नीचे गिरेगा, तभी तो मैंने बोला यहाँ कंट्रोल हो जाएगी इन्फ्लेशन। टमाटर का भाव बढ़ने से क्या रोका जा सकता था क्या? डेफिनेटली रोका अब समझ रहे हो? अब डेफिनेटली अगर वो कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गया तो बात अलग है, ठीक है, बट होर्डिंग वोर्डिंग करके तो रोक, अब वैसे भी टमाटर इज अ पेरिशेबल आइटम, तो लोग होर्ड करते भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें करके एक इंडिकेटर मिलता है। डेफिनेटली एक लास्ट इंडिकेटर है जो मेरे को डिस्कस करना है, एंड मे बी वी कैन कंक्लूड आफ्टर दैट, दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्या? आप चेक करोगे अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स, आपको है ना ये सारे के सारे चीज़ों को एक साथ बांधना पड़ेगा, ठीक है। मैं सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरे को डेफिनेशन लगेगी यार उसकी पढ़ने के लिए, आई नेवर रेड अबाउट इट, सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। बीइंग एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट,
आप अगर इतनी इंफॉर्मेशन भी लेके चलते हो दैट इज मोर देन इनफ। समझ रहे हो? बाकी पूरा क्यूरोसिटी का खेल है आपकी, कि आप कितना खुद से, ठीक है, कितना खुद से आप अगर कहीं अटक रहे हो तो आपको गूगल सर्च करना है। सर एक डाउट है कि एक जेनरिक रिसर्च कर सकते हैं आकर कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करो ना, किसने मना करा है? ठीक है, डू इट। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द यील्ड कर्व इन्वर्जन? आई हैव रेड अबाउट इट एंड गॉट कंफ्यूज। सब कुछ पर मतलब, हाँ बिल्कुल कर। देख क्या होता है, देखो सुनो मेरी बात, मैं बता देता हूँ। राइटिंग जो होती है ना, आर्टिकुलेशन बहुत आसान है। तेरे को जो नंबर में होता हुआ दिख रहा है ना, उसको अपने को राइटिंग में उतारना है, समझना। जैसे अगर मैं वो टमाटर के भाव पे ही आता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप बोल सकते हो कि द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड almost 72% in last 1 decade in tomato price, right? But last 4 months or last 9 months have seen a 10x increase in the price due to this factor. क्या समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली यही है एनालिसिस है। आगे इतना सही से कर लिया, दैट विल बी इनफ। हाँ हाँ बिल्कुल यार। और मेरे को एक बात सुना, मेरे को एक बात सुनना, समझना। यू नीड टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि आप ये जो कोहर्ट ले रहे हो ना, ये जॉब से आगे की चीज़ है। ठीक है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विथ जॉब ओनली, कि सर मेरे को तो जॉब के लिए मैं एक पढ़ रहा हूँ। अगर आप जॉब के लिए कुछ भी पढ़ रहे हो ना, यू आर ऑन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, डू इट। आप मेरे को एक बात बताओ, कल आपने दोनों बंदों को देखा, आपको लगता है कि वो सिर्फ जॉब के लिए कोहर्ट पढ़े होंगे या जॉब के लिए कैपिटल मार्केट करे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो पैशन अंदर से आना चाहिए भाई। और स्पेशली प्रेम, ठीक है, स्पेशली प्रेम तो ही वॉज इंथुजियास्टिक ऑल्सो, पैशनेट एंड इंथुजियास्टिक, राइट? प्रेम भाई वॉज एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, मानव तो चलो ठीक है, ही इज बीन इन्वॉल्व इन टू इट, उनके फादर का मेंटरिंग भी मिला होगा डेफिनेटली। वाह सर, मैंने कोहर्ट इसलिए लिया कि मुझे जॉब नहीं करना पड़े एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। दैट वाज सैवेज। सर एनी बुक टू डीप डाइव इनटू कैपिटल एलोकेशन? यस देयर इज अ बुक, मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल रिटर्न्स, द नेम ऑफ द बुक इज कैपिटल रिटर्न्स। लिख के रखो, कैपिटल रिटर्न। इट्स अ वेरी गुड बुक इफ यू वांट टू स्टडी कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल रिटर्न, यील्ड कर्व इन्वर्जन। मैं बता देता हूँ यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या है, वैसे समझ जाना चाहिए, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ करो बिल्कुल बिंदास। देखो यार, कोई पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए अपने सोचना नहीं है, अपन नो रिस्क 100% रिवॉर्ड पे खड़े हुए हैं, कभी भी तुक्का लग जाएगा। सब गवर्नमेंट वेबसाइट्स का नाम पता चल जाएगा, बिल्कुल लीजिए आप। सबसे पहले लीजिए फट 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 फट, जो मैंने बताया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, दैट इज नंबर 1। वर्ल्ड बैंक ओपन डेटा, दैट इज नंबर 2। data.gov.in, दैट इज नंबर 3। एंड ये तो बहुत ही डेप्थ में, मतलब इतना है कि पागल हो जाओगे देख के। ठीक है, अगेन योर ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, दिस वन। ठीक है, दिस इज द वन। एंड यू विल ऑल्सो हैव investing.com, उसमें भी आपको इकोनॉमी का डेटा मिलेगा। You will get all the bond rates, fund rates over here if you want to। ठीक है, वही सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। माइक मैक्रो इको, हाँ बहुत सारा होगा भाई। यू सुनो मेरी बात, मैं बताऊँ क्या होता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में डेटा डाउनलोड करना फ्री नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में डेटा डाउनलोड करना फ्री नहीं है, बट वो कॉपी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हो एक्सेल में। ठीक है, देखो यार, एक बात ध्यान रखना, रिसर्च को है ना कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश मत करना, कि मेरे को 10 वेबसाइट की लिस्ट दे दो। ठीक है, 10 वेबसाइट तो मैं कभी जीवन में 11वीं वेबसाइट देखो ही नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, आप लोग है ना, मैं मेरा दिया हुआ कुछ भी है ना, आप मैजिक पोशन समझ लेते हो उसको, कि बस यही अब इसका घुट घुट करके मारते रहेंगे। समझ रहे हो आप? क्या समझ में आ रहा है आपको ये चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको माइंडसेट में शिफ्ट लेके आना पड़ेगा, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा बिल्कुल, कि हाँ मैं ढूंढूंगा ना, और मिलेगी तो मिल जाएगी।
कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है।